अध्याय 228 जिज्ञासु। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ओलिवर एबिस का सर्किट था, जिसका मतलब था कि उसके शरीर में पहले से ही एक जटिल और जटिल सर्किट की तरह बेहद अच्छी तरह से परिभाषित एबिसल चैनल थे। उसके शरीर के सभी रास्ते पहले से ही एक खाका की तरह तैयार किए गए थे, जो रसातल द्वारा परिष्कृत किए गए थे और पता लगाने के लिए तैयार थे। इसलिए एस्पेरा चैनल बनाने के लिए उसे बस इतना करना था कि अपने शरीर में उन गहरे चैनलों का अनुसरण करना और आसन एस्पेरा चैनल बनाना था। इस तरह वह अपने एस्पेरा चैनल की नींव पूरी तरह से रखने में सक्षम हो गया और एक मजबूत आधार के साथ एक शारीरिक ओझा का मार्ग शुरू कर सका। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी बुजुर्गों को भी चैनल निर्माण में ऐसी पूर्णता हासिल करना मुश्किल लगता होगा। आखिरकार वरिष्ठ केवल बाहरी सहायता ही कर सकते थे। अंततः एक व्यक्ति को आंतरिक रूप से अपने शरीर से परिचित होना पड़ा। यही कारण था कि वह बिना किसी की मदद के अपने दम पर एस्पेरा चैनल बनाने के प्रयास में आश्वस्त थे। उसका शरीर अब अतिरिक्त स्फूर्ति और ऊर्जा से भर गया था। ऐसा लगा जैसे वह अपने सामने किसी भी दीवार को मुक्के से उड़ा सकता है। उसका कोर उसके सौर जाल पर तैर रहा था और उसका शरीर एस्पेरा चैनलों से ढका हुआ था। ये रहस्यमय और उत्तम आधार दुर्लभ ही नहीं था, यह अनसुना भी था। अब कहा जा सकता है कि वह ओझा के लिए एक आदर्श पात्र बन गया है। ओलिवर मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया जब उसने ऊर्जा के लाल गुंबद को अलग किया और अपने अस्तित्व को छुपाया। उसने अब इसे दूर करने के बारे में सोचा क्योंकि उसने पहले ही अपनी सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके कानों ने मंदिर के प्रवेश द्वार से एक टिपिंग ध्वनि सुनी। टैपिंग हल्की लेकिन जानबूझकर की गई थी, एक यादृच्छिक आगंतुक के लिए बहुत व्यवस्थित थी। अब तक उनकी इंद्रियां काफी बढ़ गई थीं और उनकी सुनने की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। उसने तुरंत ही परित्यक्त मंदिर के करीब आ रहे किसी के कदमों की हल्की लेकिन लयबद्ध ध्वनि का पता लगा लिया। मुझे खोजा नहीं जा सका। तो क्या ये व्यक्ति इस परित्यक्त मंदिर के दर्शन करने आया था? उसे एबिस की ऊर्जा पर बहुत भरोसा था और वह जानता था कि उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कदमों की अप्रत्याशित आवाज के पीछे सबसे संभावित कारण ये था कि कोई मंदिर में आया था। फिर भी उपस्थिति के बारे में कुछ ने उसे परेशान कर दिया, एक शांत, लंबे समय तक रहने वाला खतरा जो उन कदमों के साथ आया। उसने एबिसल गुंबद को नहीं हटाया और चुपचाप इंतजार करता रहा। वह दूसरे पक्ष की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझ सका, इसलिए ये स्पष्ट था कि जो भी उसके पास आ रहा था वह उससे अधिक मजबूत था, भले ही वह रैंक -2 ओझा था। चूंकि वह पहले ही गुंबद में छिपकर इतना समय बिता चुका था, इसलिए उसे तब तक कुछ देर इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि मंदिर में आया व्यक्ति या राक्षस चला नहीं जाता। उसने घुसपैठिए को देखा और जैसे ही उसने राक्षस को देखा तो उसने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये स्पष्ट रूप से एक राक्षस था, एक औरत। उसने शांति से उसकी विशेषताओं का अवलोकन किया। उसकी बनावट इंसानों जैसी थी, लेकिन उसके बाल काले थे और उसके माथे के दोनों ओर बैंगनी रंग के 2 लंबे सींग थे, जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाते थे। उसने एक प्रकार का काला सैन्य कोट पहना हुआ था। सिर्फ कोई कोट नहीं, ये निस्संदेह राक्षसी सुरक्षा बलों की वर्दी है, लेकिन ये किसी तरह से अलग है। क्या वह आंतरिक मामलों में काम करने वाली कोई है? रुको, शायद कोई जिज्ञासु। जैसे ही ओलिवर को एहसास हुआ उसके चेहरे से खून बहने लगा। ओह बकवास, एक जिज्ञासु यहाँ क्या कर रहा है? वर्दी पहचानते ही ओलिवर अपनी गर्दन पर ठंडे पसीने का निशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये राक्षस सेना के जिज्ञासुओं का था। जिज्ञासु, वे राक्षसों के सरदारों की छाया थे, जो अटल कानून के प्रवर्तक थे। जिज्ञासु दानव दुनिया के भीतर एक विशेष गुट थे, जिन्हें पूर्ण निष्ठा लागू करने और गद्दारों, असंतुष्टों और दानव शासन के लिए खतरा पैदा करने वाले मनुष्यों को जड़ से उखाड़ने का काम सौंपा गया था। जिज्ञासु अपनी क्रूर पूछताछ और यातना विधियों के कारण दानव दुनिया में सबसे भयभीत समूहों में से एक थे, जो राक्षसों के बीच भी प्रसिद्ध हो गए हैं। वे अपनी क्रूर दक्षता,
तीव्र बुद्धि और भय को एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। यदि एक राक्षस दूसरे राक्षस से डरता था, तो यह आमतौर पर जिज्ञासुओं के कारण होता था। संक्षेप में, जिज्ञासु दानव कानूनों और शक्तिशाली दानव सरदारों की इच्छा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। वे जांच, परीक्षण और निष्पादन की देखरेख करते हैं, अक्सर न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद के रूप में कार्य करते हैं। उनका प्राथमिक मिशन किसी भी संभावित विद्रोह या प्रतिरोध की पहचान करना और उसे खत्म करना है, चाहे वह दानव समाज के भीतर से हो या छिपे हुए मानव विद्रोहियों से। इसके अलावा वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, इकबालिया बयान निकालने और कोड समझने में माहिर हैं। दानव और मानव मनोविज्ञान दोनों का उनका ज्ञान उन्हें विद्रोह शुरू होने से पहले ही पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है। बेशक, जिस तरह मनुष्यों के पास विधर्मी थे जो अपनी भूमि के भीतर राक्षसों की पूजा करते थे, उसी तरह राक्षसों के भी अपने विधर्मी थे जो विभिन्न लाभों के लिए मनुष्यों के साथ सहयोग करते थे। राक्षस क्षेत्रों में कई छिपे हुए मानव प्रतिष्ठान थे, जिन्हें ओझा संघ द्वारा उन्हें भीतर से कमजोर करने के लिए आयोजित किया गया था। ओलिवर के लिए दानव भूमि से भागने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक निस्संदेह ये जिज्ञासु थे। वे राक्षसों के इलाके में किसी इंसान को उतनी ही आसानी से सूंघ सकते थे जितनी आसानी से एक भेड़िया शिकार ढूंढ लेता है। उपन्यास से उन्हें पता चला कि जिज्ञासु की भूमिका के लिए केवल विकृत नैतिकता वाले राक्षसों को ही चुना गया था। उनका मानना था कि वे राक्षस शासकों के अंतिम न्याय को लागू कर रहे थे और यातना और सजा को धार्मिक कृत्यों के रूप में देखते थे। स्वाभाविक रूप से मानवीय मानकों से बिल्कुल अलग, उन्होंने रक्त युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वर्दी स्वयं डर का प्रतीक है। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सावधानी से एबिसल बैरियर को मजबूत किया। राक्षसी महिला काफी लंबी थी, औसत इंसान से भी लंबी। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर थी और उसके हर कदम के साथ उसके बाल पीछे की ओर लहराते थे। उसके चलने के तरीके में अनुशासन दिख रहा था। जब ओलिवर ने अवचेतन रूप से अपनी सांसें रोक लीं तो वह उसके करीब आ गई। उसके शरीर की हर नस उसे बिल्कुल स्थिर रहने के लिए चिल्ला रही थी। राक्षसी महिला ने उसे बेचैनी की तीव्र भावना दी। वह एबिसल गुंबद के पास पहुंची और ओलिवर अपनी सांस रोककर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि एबिसल गुंबद के साथ भी अगर उसने कोई हरकत की तो भी किसी मजबूत व्यक्ति को ये संदिग्ध लग सकता है, और वह महिला निश्चित रूप से मजबूत थी। राक्षसी महिला अब एबिसल गुंबद के बेहद करीब थी। वह रुकी और अपनी तरफ देखा, और उसकी आंखें उसके चेहरे से मिली क्योंकि वह एक पल के लिए सीधे उसे घूरती हुई लग रही थी। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। कहानी खत्म। अलविदा।